नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। किसी महापुरुष ने कहा है, सदा न रहे साहिबी, जल न रहे विस्तार। हर व्यक्ति का हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता है। आज समर्थन समारोह में यह नज़ारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, जिसमें चुनने वाले थे नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, चंद्रबाबू नायडू। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, चिराग पासवान, जिनको 12 जनपद से यही मोदी सरकार ने बाहर कर दिया था, अब यही मोदी सरकार उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाएगी और हो सकता है कि 12 जनपद उन्हें वापस मिल जाए। नीतीश कुमार को पलटू राम तो पूरे प्रदेश ही कह रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थन भाषण पर जोरदार तालियां दी गई। अनुप्रिया पटेल के पास एक ही सीट है, फिर भी उनके समर्थन संबोधन पर बड़ी जोरदार वहां पर तालियां बजाई गई। चंद्रबाबू नायडू तो हैं ही सबसे बड़े समर्थक, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी कई बार एनडीए का दामन छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार भी एनडीए का कई बार दामन छोड़ चुके हैं। चिराग पासवान ने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं की। और रही बात ये कि जीतन राम मांझी भी इच्छा रखते हैं कि हमें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। तो कहने का मतलब यह है कि यह 100 समर्थन एवं 100 शर्त वाली ये सरकार है। इसको आप मोदी सरकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार में एक इकबाल होता है, जो कानून पास कर देती है उससे पीछे नहीं हटती है, चाहे भले ही 700 किसान की मौत हो जाए, सिंघू बॉर्डर हो अथवा गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली का। साल भर किसान अपनी नाक रगड़ते रहे और ये सरकार नहीं सुनी। जिद्दी सरकार थी जो कानून पास कर देती है उससे पीछे नहीं हटती है। ये वही गृह मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि 2047 तक हम सरकार में रहेंगे। फिर क्या हो गया? अब कैसे भींगी बिल्ली की तरह सब जगह मुंह देखते फिर रहे हैं। बगैर समर्थन मांगने पर भी, बगैर ऐलान होने पर भी भाजपा के नेता ये कहते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव का हमारा चेहरा होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार जरूरी हैं और यह उनके लिए मजबूरी भी है। रही बात ये कि आज नीट के एग्जाम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया डॉक्टर कन्हैया कुमार। उनके कुछ सवाल थे, प्रेस से भी जनता के लिए भी। छात्र के पेपर लीक हो जाते हैं। नीट के जो एग्जाम का रिजल्ट आया उसमें घोटाले की, घपले की बू आ रही है। और इसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और बताया, उन्होंने कहा कि छात्रों को यह समझ में नहीं आता कि वो एग्जामिनेशन हॉल तक कब जाएंगे, क्योंकि तारीखें फिक्स नहीं हो पाती। तारीख फिक्स भी हो गई, छात्र एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच गए, एग्जामिनेशन हॉल में चले गए और एग्जाम दे भी दिया, तो निकलते निकलते पता लगता है कि पेपर ही लीक हो गया। फिर उसकी जांच होती है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट से एक आदेश मिलता है कि दोबारा पेपर कराए जाए। इन बेरोजगार युवाओं को कितना नाक रगड़वाइएगा? ये सवाल था डॉक्टर कन्हैया कुमार का। कहने का मतलब यह है कि पूरे फॉर्म में कांग्रेसी नेता हैं। उधर राहुल गांधी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत एक जांच होनी चाहिए कि एग्जिट पोल का खेल किसने ये खेल खेला था कि चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले एग्जिट पोल बताया गया, 400 पार, 350 पार दावे ठोके गए। ऊपर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट उठेगा, आप लोग शेयर खरीद सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। और वाकई में शेयर बाजार उठा भी। एक दिन के अंदर 30 लाख करोड़ ऊपर चला गया। इतना बड़ा हाई जंप मारा था स्टॉक मार्केट ने।
और जैसे ही 4 जून को लोगों ने खरीदारी किया और उसको रोक करके होल्ड करके रखा, और जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आना शुरू हुआ 11-12 बजे तक 43 लाख करोड़ नीचे आ गया। सारा पैसा हजम। जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, जिन्हों कहते हैं FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, और DII बड़े बड़े जो है इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, सबने चांदी काटी और भारत के गरीब लुट गए। जो 5,000 लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे में 5 का 15 बनाना चाहते हैं, उनके 5 के 10 खत्म हो गए, हाथ में कुछ नहीं आया 24 घंटे के खेल में। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं, क्या ये घपला नहीं है? और इसमें सीधे तौर पर दोषी पाए जाते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, क्योंकि इन्होंने चुनाव में बयान दिया था कि स्टॉक मार्केट उठेंगे, और जनता ने विश्वास किया, अपनी गाढ़ी कमाई स्टॉक मार्केट में लगा दिया। तो इसकी जांच होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी जी की ये मांग थी। अब रही बात ये कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण करते हैं ये सरकार कब तक रहेगी, कितने दिनों की सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो गठबंधन में नहीं थे, और 10 साल का उनका कार्यकाल एक हठधर्मी राजा की तरह रहा है, जो ऑर्डर पास कर दिया उससे पीछे नहीं हटने का, ऑर्डर पास करने से पहले किसी से पूछने का नहीं, कोई डिबेट नहीं। जितने भी कानून पास हुए अभी तक 10 सालों में, उसका कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ, सीधे कानून बनकर आया और पास कर दिया गया। क्या इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री इस गठबंधन की सरकार में सरकार को चला पाएंगे? हर बात में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से पूछेंगे, अथवा आने वाला समय काफ़ी कठिन होगा और हो सकता है मध्यावधि चुनाव की तरफ भारत की जनता चली जाए, भारत का लोकतंत्र चला जाए। कहने का तात्पर्य, अगर आप ये मान भी लेते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों समर्थन नहीं देते हैं, वो विपक्ष की तरफ आ जाते हैं, तब भी विपक्ष सरकार नहीं बना पाती। कुल मिलाकर हंग असेंबली की तरह हो गया, त्रिशंकु की तरह हो गया ये सरकार, कि ना सत्ता मजबूत ना विपक्ष मजबूत, दोनों के दोनों परेशान। और लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, तंग आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार गिरा दें, अथवा अपने पुराने बयान पर कायम रहें कि 75 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं। मैं भी 3 बार प्रधानमंत्री बना, अब 75 का हो गया हूं, अब मैं रिटायर हो रहा हूं, किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ दे, किसी को प्रधानमंत्री बना दे। ऐसे सुनने में यह भी आया है कि अमित शाह जी JP नड्डा जी की जगह लेंगे और शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। बड़े बड़े पोर्टफोलियो इनके गठबंधन पार्टनर मांग रहे हैं। तो भाजपा की जो नेता है, जो सरकार है, जो व्यवस्था है, सब कसमकस की स्थिति में है, ना हाँ करते बन रही है, ना करते बन रही है। देखना यह है कि आगे किस तरह से सरकार चलेगी, क्या स्मूथली चला पाएंगे या सरकार गिरेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।